हेलो हेलो, अब आई। ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में आज हम समझने वाले हैं। हिस्ट्री में क्या जो ट्रेंड चल रहा है, हमें उसी पे ही आ रहे हैं, उसी पे ही आ रहे हैं कि क्या हमको करना है और हम किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ें। तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और हमको कैसे समझना चाहिए, क्या है सिलेबस और हम क्या करें। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में तीन बातें जो हैं मुख्यतः हैं। इतिहास, आज इसमें कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं। तो आपके सिलेबस में सीधी सी बात लिखी है कि इतिहास, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास का मतलब क्या होता है, क्या क्या हम चीजें रखें। तो भारत के इतिहास का मतलब होता है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, फिर विश्व का इतिहास, और अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद भारत, आज़ादी के बाद भारत। और अगर हम एक चीज़ और जोड़ दें, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। अगर हम ये देखते हैं तो ये जो चीज़ है ये सारी मेंस में आपको पूछी जाएगी। और अगर हम इसको देखें तो ये आपके प्री में भी यहां से क्वेश्चन रहता है। क्या समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? एक बेसिक बात यह है कि हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हिस्ट्री को अगर हमें देखने के लिए क्या डायमेंशन है, तरीका क्या है, पढ़ना हमको क्या क्या है, और हम कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें। तो सबसे पहले क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। आधुनिक समय में भारत का जो इतिहास कैसे बना, आधुनिक भारत कैसे बना, उसका इतिहास। अगर हम देखें तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं। उसमें लिखा भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास का मतलब ये पूरा होता है। विश्व का इतिहास हम क्यों देखते हैं, क्योंकि विश्व की बहुत सारी घटनाएं भारत के इतिहास के ऊपर असर डालती हैं, उन घटनाओं का हमारे ऊपर असर होता है। अब हम एक चीज तो इसको देख लिया, फिर हम ये समझें कि हमें कैसे पढ़ना होगा, पढ़ने का तरीका क्या है हमारा, पढ़ने का तरीका तरीका अभी तक बच्चों का तरीका यह रहता था कि बच्चे आधुनिक भारत के इतिहास पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और एंशियंट और जो मध्यकाल वाला हिस्सा था उसके ऊपर बहुत कम फोकस करते थे। लेकिन वर्ष 2019 से एक नया ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है यूपीएससी का। वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि प्रश्न यहां से जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे उन प्रश्नों की संख्या अब यहां से बढ़ा दी गई। अब 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने लग गए और 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आने लग गए। अगर इतिहास में 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखेंगे हर साल का एनालिसिस, तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन यूपीएससी में हिस्ट्री वाले हिस्से से आते हैं।
100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और 100 क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी कमोबेश यही स्थिति रहती है। अब 17 से 18 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो हम पहले के ट्रेंड में 40 साल का जो पिछला ट्रेंड है उसमें मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा रहते थे। तो बच्चे सोचते थे कि मॉडर्न इंडिया को अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसको धीरे स्किप कर देंगे, काम हो जाएगा, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, काम करते थे। लेकिन अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है। इस नए ट्रेंड का मतलब ये है कि अब हमें एंशिएंट इंडिया को भी ध्यान से पढ़ना होगा, हमें मध्यकाल के इतिहास को भी ध्यान से पढ़ना होगा और आधुनिक भारत का इतिहास तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और ये तरीका हमारा कैसे डेवलप होगा, हम उस पर आज एक ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ भी बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करेंगे, एक आपको ये बताएंगे कि पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा सही अप्रोच से आगे बढ़ने से। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो हमारी बेस बुक क्या हो? बेस बुक हमारी है एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई नहीं। बेस बुक है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में कौन सी? प्राचीन भारत का इतिहास, आर.एस. शर्मा, ओल्ड वाली लिख रहा हूं। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, आर.एस. शर्मा की, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और ये बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी है। कोई कुछ भी कहता हो, ये मटेरियल पढ़ लीजिए, वहां का नोट्स पढ़ लीजिए, इनका नोट्स पढ़ लीजिए, किसी भी जगह आप पढ़ते हो आपको एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी भारत के सबसे बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी जाती है। आर.एस. शर्मा बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर बीच में रुको, अगर यहां से 6 से 7 क्वेश्चन आए और एनसीईआरटी को हमने पढ़ा तो 3 से 4 क्वेश्चन हम अपने से ही बना देंगे। लेकिन हमें यह पता नहीं, हम ये जानते नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम इस कोचिंग में पढ़ लेंगे, यहां का जो मटेरियल देख लेंगे, इसमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी। कितना भी मटेरियल आपको दे दिया जाए, जब तक आप एनसीईआरटी का बेस नहीं रखोगे आपको फायदा नहीं होगा। वैसे ही मध्यकाल में आपको सतीश चंद्रा, मध्यकालीन इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की आपको बुक लेनी है मध्यकाल की। फिर यहां भी अगर 6-7 क्वेश्चन आया, अगर 6-7 में से आधे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, क्योंकि जब प्रश्न यूपीएससी अपने जब वो निर्मित करता है तो उसका बेस एनसीईआरटी को रखता है। इसके अलावा फिर हम आधुनिक भारत में आते हैं तो यहां हमें पढ़ना है विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको कि पढ़ना क्या है? पहली चीज तो यही समस्या होती है कि हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, यही नहीं पता है कि हम क्या करें, कैसे करें और हम किस तरीके से करें, ये नहीं जानते हम। ये 11th की है और ये भी क्लास 12th की है। ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है, ठीक है? ओल्ड एनसीईआरटी आपको लेनी है, ओल्ड एनसीईआरटी से ही आपका काम होना है। क्या क्लियर है आप सबको? बोलो, कोई ऐसी बात जो इतने में क्लियर ना हो रही हो? दूसरी बात, अगर हम अप्रोच की बात करें कि अप्रोच क्या हो हमारे पढ़ने का और हम किस तरीके से पढ़ें, तो हिस्ट्री को थोड़ा सा हम खोलने का प्रयास करते हैं कि हिस्ट्री हम कैसे देखें, क्या देखें, कौन सा तरीका देखें।
प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ना? हाँ, कुछ पूछना चाहे? अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। प्राचीन भारत का मतलब ये हो गया जब से धरती बनी है, कई करोड़ वर्ष से पहले। अब यहां पे प्राचीन भारत का इतिहास हम कह रहे हैं तो इसमें तीन तरीके की बात आती है। इतिहास में एक इतिहास होता है जिसको कहते हैं आद्य इतिहास, आद्य ऐतिहासिक। एक इतिहास होता है जिसको कहते हैं प्राग इतिहास। और एक इतिहास होता है जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तीन तरीके हैं इतिहास को समझने के, तीन तरीके। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। तथ्यों पर इतिहास में जिसने फैक्ट, इतने काल से, इतने लाख वर्ष के आधार पर इतिहास को मत देखो। इतिहास को पहले सरल करके देखो। इतिहास क्या है? निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। क्या है? निरंतरता और परिवर्तन की कहानी का नाम इतिहास है। इतिहास का मतलब है निरंतरता और परिवर्तन। और अगर हम इसे समझ पा रहे हैं तो हम इतिहास का मतलब समझ पाएंगे। बहुत सारे आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि हाई स्कूल इंटर्न लोग पढ़ाते हैं कि 1350 बीसी में ये हो गया, फिर वो इतने में ये हो गया, 750 में ऐसा हो गया, इस काल में ये हो गया। इतिहास का वो अप्रोच बहुत हल्का होता है। जब हम यूपीएससी के संदर्भ में बात करते हैं, इतिहास का मतलब ये हुआ कि जहां कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बड़ा परिवर्तन किस संदर्भ में, किस काल में क्या परिवर्तन हुआ? तो अगर हम बात करते हैं प्राग इतिहास का मतलब जहां पत्थरों के आधार पर इतिहास लिखा गया, या जो मानव ने पत्थर पे कुछ लिख छोड़ा उसके आधार पर इतिहास लिखा गया, या मानव ने जो गुफाओं में कुछ लिख कर रखा उसके आधार पर, या चित्र बनाए उसके आधार पर इतिहास का जब हम लेखन करते हैं तो उसे कहते हैं प्राग इतिहास। क्या क्लियर है? अगर हम बात करें कि ऐसा इतिहास जिसमें कुछ लिखा तो गया है, कुछ लिखा गया पर पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, तो इसको कहते हैं आद्य इतिहास। इसमें आएगा क्या? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता। लिपियां मिली, पढ़ी नहीं गई। अगर कभी पढ़ी जाएंगी तो यह भी ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगर हमने कभी सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपियों को पढ़ लिया तो वो घटना उसी दिन से वो आद्य इतिहास से बाहर निकल जाएगा, वो इतिहास हो जाएगा। और जब इतिहास हो जाएगा, इतिहास का मतलब क्या है? जिसका लिखित साक्ष्य हो, जिसका लिखित साक्ष्य हो और हमने पढ़ा हो, हमने पढ़ा हो। इसके अलावा इसका पुरातात्विक साक्ष्य भी हो। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कोई उसके बारे में जो पत्थरों पे या जो शिलाओं पर या गुफाओं पर कुछ जगह उसके बारे में कोई अभिलेख मिले हो, किसी राजा ने कुछ लिखवाया, जैसे अशोक के अभिलेख है ना, स्तंभ। तो जो चीजें हैं उसके आधार पर कोई सूचना मिली तो उसको कहते हैं ऐतिहासिक। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि इतिहास क्या होता है, कैसा होता है और हमें किस तरीके से इतिहास को देखना है। क्या इसी तरीके से इतिहास देखते थे हम? ऐसे ही देखते थे कि कुछ और तरीका रखते थे?
हम इतिहास को अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन इतिहास आपके नजरिए से नहीं है। इतिहास कुछ अलग है। इतिहास के अलग अलग हिस्से हैं और उन हिस्सों को समझने के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा कि हम कैसे देखें, क्या तरीका देखें। अगर हम बात करें, आपने ये कहा कि इतिहास में क्या है, क्यों इतिहास पढ़ें सर, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास अतीत का अध्ययन करके वर्तमान में जो आपके सामने समस्याएं उनका निदान ढूंढने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। एक अधिकारी के लिए इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो उन समस्याओं को देख पाए जो अतीत में हुई और जिसके कितने बड़े परिणाम देखे गए। उन परिणामों के आधार पर वर्तमान और अपने भविष्य को सुधारे, इसलिए इतिहास पढ़ते। तो अगर हम बात करते हैं तो इतिहास को समझना क्या है। इतिहास कहते हैं, E.H. कार नाम के एक बड़े इतिहासकार, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इतिहास क्या है। उन्होंने कहा इतिहास वर्तमान में रहकर मानव अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या इतिहास? वर्तमान में रहकर मानव के अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, सीक्वेंस वाइज। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? तो कहते हैं समाज देखते हैं, कहते हैं अर्थव्यवस्था देखते हैं, कहते हैं संस्कृति देखते हैं, धर्म देखते हैं, राजनीति देखते हैं, ठीक है, कला और स्थापत्य देखते हैं, सब देखते हैं। एक बड़ा पैरामीटर होता है। यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृति से, वहां पे राजनीति से कम प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन राजा हुआ, क्या हुआ, ये सब इंटर बीए में चलता है, यूपीएससी में नहीं चलता। यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं जो संस्कृति से, समाज से, अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, वहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति होती है, वो ट्रेंड होता है। हाँ पूछे पूछे। काल अलग अलग हम आ रहे हैं, अलग अलग हम अभी तो हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं बेटा, अभी हम आएंगे काल किसका क्या है, अलग से हम अभी कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहे, हम केवल एक समझ पैदा कर रहे हैं इतिहास को कैसे हम देखें किसी भी काल में, चाहे वो जो प्राचीन भारत का समय हो। जैसे मान लो कि अगर हमने ये कहा कि बुद्ध काल, ठीक है, बुद्ध काल का समय है 600 बीसी का। बुद्ध काल को देखना है तो हम किन डायमेंशन पे देखेंगे? बैठो, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म, राजनीति, कला और स्थापत्य। अब हम इस पे धर्म पे ही केवल नहीं देखेंगे। यही तो मैं जानना चाह रहा था कि आप सोच रहे हैं कि केवल धर्म पे देखेंगे। नहीं, हम धर्म पे नहीं देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या 6th सेंचुरी बीसी में भारत कैसा था, भारत में क्या क्या हो रहा था। अगर हम बात करें तो तुमको सिंधु घाटी सभ्यता से हम थोड़ा समझाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2350 बीसी से 1750 बीसी, है ना। इसके बाद आते हैं वैदिक काल पर। वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बुद्ध काल। तो बुद्ध काल का जो समय है वो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 600 बीसी, 600 बीसी का जो काल है वो बुद्ध का काल है। ये सीक्वेंस है। अब चेंज क्या दिखाई देगा तुमको? मैंने इसके पहले बताया कि इतिहास का मतलब क्या है, निरंतरता और परिवर्तन। ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अचानक कैसे एक नगर ग्राम में बदल गया, एक शहर जो गांव हो गया, और फिर धीरे धीरे हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया।
क्या ऐसा कारण था? आपने बहुत इतिहास पढ़ा होगा या पढ़ने का प्रयास किया होगा, कोई बताए मुझे कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत नगरीय सभ्यता। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के भारत के नगरीकरण के लिए कैसे इनपुट प्रदान करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में कैसे नगरीकरण को इनपुट देती है। वर्तमान में जो नगरीकरण हम कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, उनके लिए कैसे एक आधार का काम करती है। प्रश्न ये है, हम जो बता रहे हैं ये उस पे बात कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा तब आप समझ पाओगे कि हाँ ये किस लेवल पे बता रहे हैं। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आप इसके पूरे सिस्टम को देखोगे तो नगर समकोण पर वहां पर सड़कें होती थी जो एक दूसरे को काटती थी, है ना। जल निकाय की एक पूरी व्यवस्था होती थी, मुख्य नालियां होती थी, मुख्य नालियों के साथ साथ छोटी छोटी नालियां अटैच होती थी। घरों की खिड़कियां मुख्य सड़कों पे न खुल के पीछे खुलती थी। घर 1 मंजिल 2 मंजिल घरों में बाथरूम तक का सिस्टम मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके अलावा अनाज को रखने के लिए आज सरकार इतनी समस्या में, हमारा अनाज सड़ जाता है। आप देखते हैं जो किसान अनाज पैदा करता है वो कोल्ड स्टोरेज में ही खराब हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने आगे बढ़े हुए थे, उन्होंने अनाज को रखने के लिए मोहनजोदड़ो में अन्न कोठार मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा गोदीवाड़ा लोथल में, इसके अलावा उस समय के जो लोग थे वो ट्रेड कर रहे थे, एक तो आंतरिक स्तर का, बाहरी स्तर का भी। जब वो नहीं बचे तो आज का जो नगरीकरण है वो अनियोजित है। अलग अलग जगह पर आपको स्लम बस्तियां दिखाई देंगी, मलिन बस्तियां दिखाई देंगी, नालियां अपने आप जो भरने लगेंगी। अभी बारिश हो जाए पूरा मुखर्जी नगर डूबने लगता है, तैरने लगता है। ड्रेनेज सिस्टम। तो इसीलिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि हम क्या सीख सकते हैं उस समय के नगरीकरण से आज के नगरीकरण में। तो हमें यह सीखना होगा कि सही तरीके से जब तक हम नियोजित विकास नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को नहीं कर सकते। उस समय की सड़कें अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही हैं, सड़कों किनारे इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो आज हमारे यहाँ जो भी शहरों में भी हम देखें तो बहुत अच्छा सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है। और सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा तो उसके पीछे के क्या आधार हैं। तो जब मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम समझें, तो प्राचीन भारत के इतिहास का मतलब यह हो गया कि प्राचीन समय से करोड़ों वर्ष पहले धरती बनी है, उस समय से लेकर 750 ईस्वी तक का जो समय है उसको प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। क्या समझ में आया कि प्राचीन भारत का मतलब क्या हो गया? प्राचीन भारत का मतलब हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास का मतलब हुआ एक ऐसा समय जो प्रारंभिक से लेकर 750 ईस्वी का समय, इस काल का अध्ययन करना है। इस काल का अध्ययन करना है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा कि जाना है? अच्छा, आपको जल्दी कुछ समझ में आया? ठीक है, जा सकती हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो 750 ईस्वी का समय होता है उसको क्या कहते हैं हम? प्राचीन भारत। अगर हम बात करें इसी में, देखो आज जो समझा रहा हूं ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है, इसी से ही तुम्हारा आगे का पूरा बेस बनेगा, है ना। दूसरी चीज, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका समय क्या है? 750 से लेकर 1707, 750 ईस्वी से लेकर
1707 ईस्वी का जो समय है उसे हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, मतलब औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और यहां पे 750 का मतलब यह है सामंतवाद का काल, सामंतवाद काल या राजपूत काल कह सकते हो। ठीक है, क्या क्लियर है? और फिर आधुनिक भारत का मतलब हम कहें, इसके बाद आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहासकार एक हुए हैं जो जदुनाथ सरकार जिनका नाम है, वो कहते हैं भारत में जब प्लासी की लड़ाई, जब अंग्रेज विजय हुए, तभी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जिसमें है जदुनाथ सरकार। तो 1757 से कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं 1707 से, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो 1757 भी मान सकते हैं और 1707 भी मान सकते हैं। ये 1947 तक, ये है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या समझ पा रहे हो कि आधुनिक भारत का इतिहास का मतलब ये हो गया 1757 से 1947 तक। और अगर हम आजादी के बाद के भारत की बात करें, आजादी के बाद भारत का इतिहास, तो 1947 से आज तक, या कुछ लोग कहते हैं 1991 तक का जो भारत का इतिहास है, उसको देखना। ठीक है, क्या क्लियर है? इस तरीके से हम देखेंगे। फिर विश्व इतिहास में क्या देखेंगे साहब? विश्व इतिहास में हमें देखना है 18वीं शताब्दी। विश्व इतिहास 18वीं शताब्दी का विश्व। अठारहवीं शताब्दी का विश्व, जिसकी प्रमुख घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति देखेंगे, मार्क्सवाद, ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन का मतलब ये हो गया, राष्ट्र की सीमाओं का, इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग समय में जब विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो कुछ देशों की सीमाएं, जब विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो देश की सीमाएं मान लो इस जगह थी, उस सीमाओं को इधर कर दिया गया, तो पुनः इस राष्ट्र का सीमांकन हुआ। अगर आप देखेंगे तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का प्रभाव था, पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका और जो पश्चिम की शक्तियां, उनका प्रभाव था। तो इसी चीज को कहा गया कि सीमांकन, पुनः सीमांकन। सीमाएं तो थी बनी हुई, लेकिन फिर से सीमाओं को निर्मित किया गया, बनाया गया, कुछ नए देश बनाए गए। जब मैं पहला विश्व युद्ध आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कुछ नए देश बने, बाद में उन देशों को जो समाप्त करने के भी प्रयास हुए। और जब हिटलर का उभार हुआ तो उसने उन देशों को समाप्त करने का प्रयास किया, जैसे पोलैंड की अस्मिता समाप्त करने का प्रयास किया। फिर से उन देशों का सीमांकन की जो पद्धति शुरू हुई, उसी को कहा गया पुनः सीमांकन, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहां जैसे भारत है, भारत से अलग हुआ बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान हुआ, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी जो बातें चल रही हैं, हमने कुछ चीजें अभी
अपने लिए और उनके लिए जो सुविधाजनक हो तो कुछ हिस्से आपस में आदान प्रदान किए हैं। ये क्या है? एक तरह का जो सीमांकन है वो आम सहमति से सीमांकन किया गया कि हम आपसी सहमति से अपने हिस्सों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। क्या समझ पाए अब? तो यहां पर और क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन। और बताओ, फिर विश्व युद्ध इसमें है। उपनिवेशवाद, यहां पर आपको देखना है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। राजनीतिक दर्शन। इसका मतलब क्या है? एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ पूंजीवाद है। साम्यवाद, समाजवाद, ये एक्सट्रीम अवस्था है, और यहां पे पूंजीवाद। अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि अगर कोई देश जब किसी दूसरे देश को अपने अधिकार में लेता है और अपने तरीके से जो शोषण करता है, लाभ उठाता है, तो उपनिवेशवाद भी समय 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि विश्व के, यूरोप के अधिकतर देश विश्व के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे और उन्होंने उन देशों की आज़ादी को छीन लिया और अपने लिए उन देशों का शोषण करना शुरू किया। तो हमें विश्व इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। अगर हम इस राजनीतिक दर्शन की बात कर रहे हैं तो यूरोप के देशों में एक आधार आपको दिखाई देगा, पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या है कि सब कुछ जो व्यापार है वो मुक्त छोड़ दो, व्यापार को कोई बाधा मत पहुंचाओ, व्यापार मुक्त होना चाहिए। लेकिन जो मार्क्सवाद है या जो साम्यवाद है, वहां पर राज्य व्यापार को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि वहां यह मानना है कि हमको सबको बराबरी में देना है। पूंजीवाद में कोई बराबरी नहीं होती, पूंजीवाद में व्यापारियों का हित होता है। इसीलिए एडम स्मिथ नाम का बड़ा अर्थशास्त्री हुआ, उसने कहा बाजार को मुक्त छोड़ो, बाजार मुक्त होना चाहिए, बाजार में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। क्या क्लियर है? एक मैं जो ग्राफ बना रहा हूं इसमें आपको यह समझ में आएगा कि क्या क्या हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं इतिहास के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृति। संस्कृति में क्या क्या देखते हैं? हाँ, मतलब भारत के ही संदर्भ में, मतलब भारत का पूरे इतिहास में, चाहे भारत का देखो चाहे यूरोप का देखो, कहीं का देखो, हम आज की ये जो चर्चा है ये एक होलिस्टिक चर्चा कर रहे हैं, पूरी खुली चर्चा है ये, कि ओवरव्यू दे रहे हैं इतिहास का। समाज, अगर ये बात तुमको याद रहेगी कोई भी आंसर लिख लोगे। संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीति। राजनीति, अगर हम संस्कृति की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? कला। कला का मतलब क्या है? जैसे नृत्य कला, चित्रकला, है ना, संगीत को भी रख दो। कला के जो रूप होते हैं वो सब आते कहाँ हैं? संस्कृति में आते हैं। और क्या आता है? धर्म। धर्म कैसा है? इसके अलावा दर्शन, दर्शन कैसा है? इसके अलावा त्योहार, त्योहार, है ना, त्योहार कैसे मनाए जाते हैं? रीति रिवाज उसी में ही आ जाएगा। रीति रिवाज, रीति रिवाज कैसा है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो वैज्ञानिक विकास भी इसी में आएगा। जैसे उस मान लीजिए कि हमने किसी जो प्राचीन काल में जो गुप्त काल की बात किया, तो उसकी संस्कृति में वहां के विज्ञान का विकास भी आता है। तो विज्ञान का विकास, क्लियर है? दर्शन का मतलब यह है कि दर्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को देखना विशेष दृष्टिकोण से, इसका अर्थ होता है दर्शन। जैसे भारत में अलग अलग दर्शन हैं, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत्वाद्वैतवाद, है ना। ये बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। दर्शन क्या होता है? दर्शन जैसे किसी खास जो धर्म है, मूल्य है, उसके अंदर की आत्मा, मूल। जैसे हम कहते हैं वेदों का दर्शन क्या है, मतलब वेदों का मूल क्या है। उपनिषदों का दर्शन क्या है? उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ टूटी फूटी नौका है, उससे कोई पार नहीं हो सकता, इसलिए हमें यज्ञों की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यज्ञ से, हवन से और जो बलि से ईश्वर नहीं मिलता है, ईश्वर हमें मिलता है हमारी आराधना से। तो दर्शन मतलब क्या समझ पाए कि उसकी मूल। तो भारत का दर्शन का मूल क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। हम किसी एक व्यक्ति को कुटुंब मानते ही नहीं, हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। हमारे यहां ऐसा दर्शन है, इस तरीके से हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समाज में क्या क्या आता है? वर्ण आता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम देखें तो अधिकार, किसके कौन से अधिकारों का प्रश्न, अधिकारों का प्रश्न भी यहीं पे आता है कि अधिकार क्या है, किसके अधिकार में क्या क्या आता है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कि महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं की स्थिति के साथ साथ हम देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं समाज में, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं समाज के अंदर। और ये सारी चीजें हम देखते हैं समाज में मुख्यतः। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में हम ये देखते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, कि राजनीति का स्वरूप कैसा है, स्वरूप कैसा है राजनीति का, किस स्वरूप की राजनीति। इसका मतलब क्या है कि राजतंत्र है या गणतंत्र है या लोकतंत्र है, कौन सा तंत्र है यहां, कि भीड़ तंत्र है, या ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं भीड़ तंत्र। लोकतंत्र को ही कुछ लोग कहते हैं भीड़ तंत्र। क्या स्वरूप है राजनीति का। इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वहां की, उसकी विशेषता क्या है, वो भी हम पढ़ते हैं राजनीति में। प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं, प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं, इसको भी हम यहीं पढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं भी हम यहां पढ़ते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में हम देखें तो कृषि के साधन क्या हैं, कि जो कृषि के साधन क्या हैं इसे देखते हैं, या कृषि का रूप क्या है।
व्यापार वाणिज्य का स्तर क्या है? व्यापार वाणिज्य का स्तर क्या है ये देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उत्पादन कैसा हो रहा है, वहाँ का प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, उत्पादन का या उत्पादन की व्यवस्था हम कह सकते हैं, उत्पादन की व्यवस्था कैसी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्पादन की व्यवस्था जब होगी तो उद्योग भी होंगे, कोई ना कोई इंडस्ट्री का सिस्टम कैसा है, उद्योग का आधार कैसा है, आधार कैसा, उद्योग कैसे चल रहे हैं उनका आधार कैसा है। और अगर उद्योग बढ़ेगा तो नगरीकरण भी होगा, पैसा होगा तभी तो पक्का घर बनाओगे। पक्का घर वैसे आदमी नहीं बना सकता जिसके पास ना पैसा हो, पक्का घर वही बनाता है बढ़िया संगमरमर लगा जिसके पास पैसा हो। तो नगरीकरण भी होना चाहिए, नगरीकरण ये क्या समझ पाए? ये है हमारे इतिहास को लेकर एक नजरिया। प्राचीन भारत में अगर हम बात करें कि पाषाण काल किस समय से किस समय के काल को पाषाण काल मानते हैं? पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब, पाषाण मतलब पत्थर होता है भैया, आसान कर दो। पत्थर काल ऐसे समझो, पत्थर काल कि जहां पर पत्थरों के माध्यम से इतिहास लिखा गया। अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें तो पूरी दुनिया में जो पाषाण काल का समय है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 बीसी का समय पूरे विश्व में माना गया है पाषाण काल का, जहां पत्थर ही महत्वपूर्ण थे। तो 30 लाख, यहां पर देखें 20 लाख आ रहे हैं, कहें धीरे धीरे मना, 20 लाख बीसी से 3000 बीसी का समय जो है ये वैश्विक है। पूरे विश्व में ये समय माना गया है वैश्विक आधार पर, वैश्विक आधार पर कि ये पाषाण काल है। अगर भारत के आधार पे बात करें तो भारत के आधार पे हम देखते हैं पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से जो समय है उसको माना जाता है कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर अगर हम देखें तो 3000 बीसी के समय को पाषाण काल कहते हैं। 3000 बीसी के समय को पाषाण काल कहते हैं। इसी को प्राग इतिहास भी कहते हैं, प्राग इतिहास। क्या कहते हैं? 20 लाख, वो पूरे वैश्विक आधार पे बता रहे, पूरे विश्व में जो माना जाता। भारत में 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 बीसी के समय को हम मानते हैं, जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्राग इतिहास का मतलब होता है प्री हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री बनना शुरू हो रही है, प्री हिस्ट्री इसे कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बाद बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को ले, ये हो गया। आगे चलें। कुछ समझ में आ रहा है निधि? ऐसे ही पढ़ती हो तो इसी तरह से। चलो आगे चलें। ठीक है, एक ऐसा बना लेते हैं, इसी पे पूरा समय को बना देते हैं। ये बहुत काम की चीज है, हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता, या इसके लिए एक नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास से बहुत सारे क्षेत्र मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी कहते हैं। इसका समय जो है अगर हम बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 तक का इसका पूरा समय हम लेते हैं। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी का समय इसका हम मानते हैं मोटा मोटा, कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 बीसी का समय होता है। हाँ, ईसा के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय होगा वो ईसवी होगा, ईसवी सन। ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई घटना हो तो कहें ईसा पूर्व या बीसी, इंग्लिश में कहेंगे एडी, हाँ, आफ्टर डेथ। और जो बीसी होता है उनके पहले, जो बिफोर क्राइस्ट, जब हमारे क्राइस्ट आए तो उससे पहले। अब देखिए सब कुछ ईसाइयत के आधार पे है, इतिहास में भी हल्के में नहीं लेना है। ये बात आपको समझना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? 2600 बीसी से 1900। इसके अलावा अगर हम बात करें वैदिक काल, वैदिक काल, अगर हम वैदिक काल को देखें तो वैदिक काल का समय क्या है? यहां पर 1500 से जो मोटा मोटा है 1500 से 1000 है ना, 1000 ईसा पूर्व, ये समय है बेसिकली पूर्व वैदिक काल का। मतलब इसमें वैदिक काल में भी दो फेज है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और जो दूसरा फेज है उत्तर वैदिक काल, उसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या क्लियर है? मतलब यहां पर भी दो काल है, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 से 1000। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं कि ऐसा ये इतिहास है जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है? प्रोटो हिस्ट्री मतलब एक ऐसा काल जहां पर सामग्री तो मिली है, ये भी इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा, लेकिन उस तरीके से हमारे पास पढ़ने के साधन नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो वेदों की परंपरा है वहां पर कुछ लिखने की परंपरा नहीं थी, वो सुनने की परंपरा थी, मौखिक था सब कुछ ज्ञान। इसलिए इसको भी हम प्रोटो हिस्ट्री में रहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आद्य इतिहास। आद्य इतिहास कि इतिहास है लेकिन वो अलग अलग अंशों में हमें मिलता है। वास्तव में हिस्ट्री की शुरुआत होती है मौर्य काल से या बुद्ध काल से, 600 से। अब हम जब 600 पे आएंगे, 600 में होता क्या है समझ रहे हो? अब ये वैदिक काल और में उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे राजा का पद बनेगा। अभी यहां कबीला है, अभी हम किसी पे अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं, फिर हमें ये पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे पूर्व वैदिक काल में देखोगे तो कबीला है, कबीले में हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमने एक व्यक्ति को चुन के राजा बना दिया, क्या ऐसा है कि भाई सबकी सुरक्षा जिम्मेदारी तुम्हारी, हम लोग ऐसा करेंगे कि तुम जो है वो लड़ाई उड़ाई लड़ते रहो, जो सहयोग होगा हम देंगे। राजा का पद आनुवंशिक नहीं है। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, महिलाएं भी ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करती हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, तमाम महिलाएं हैं जो लिख रही हैं। तो पूर्व वैदिक काल जो है वो अच्छा काल है। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरी माता आटा की चक्की चलाती है, मेरे पिता दार्शनिक, हम एक ही घर में रहते हैं। इसका मतलब पूर्व वैदिक काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं आई, और जब वर्ण व्यवस्था नहीं आई तो फिर समस्याएं नहीं थी, और जब समस्याएं नहीं थी तो समाज समता मूलक था, और समता मूलक था समाज तो वहां पर कबीले पे आधारित समाज था। अधिकतर लड़ाई गाय के लिए होती थी, गविष्टि खूब शब्द मिलता है ना। इसके अलावा मिलेगा अघन्या, जो गाय के लिए एक शब्द मिलता है अघन्या,
उसको हनन मत करो, गाय नहीं मार सकते तुम। तो अधिकतर लड़ाइयां जो होती थी वो जानवरों के लिए, खासतौर से गाय के लिए। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो यही जो कबीले का सरदार था उसने कहा मैं ही राजा रहूंगा, मेरा बेटा ही राजा होगा। और उत्तर वैदिक काल से ही धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था रूप लेने लगी, जन्म के आधार पर बातें होने लगी। इसीलिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उनके हाथों से क्षत्रिय, उनके उदर से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र का जन्म होगा। ये आगे की कहानी है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे राजा का पद बनने लगा, और राजा का जब पद बना तो वहीं से और भी लोग, कबीले अलग अलग थे, कई कबीले राजाओं के रूप में सामने आए। और वहीं से राज्य पहले बना राज्य, फिर उनसे बना राजन। राजन मतलब राजा को कहा गया राजन। फिर जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद, और महाजनपदों को सुपरसीड करके, लीड करके मगध साम्राज्य पे आया। ये है। अब यहां समझो कि ये किस तरीके से उत्तर वैदिक काल का माहौल, कैसे बुद्ध काल में जो 600 बीसी के काल में षोडश महाजनपद का एक आता है। काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, अवंती, गांधार, कंबोज, अश्मक, सूरसेन, 16 महाजनपद। अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म जो बौद्ध दर्शन का ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। 16 महाजनपद। कुछ ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे, जैसे वज्जीसंग, जैसे लिच्छवी गणराज्य। अब पूरे विश्व में आता है कि हमारे यहां गणराज्य, भारत में पहले ही गणराज्य था। फ्रांस में बना 1789 में गणराज्य, भारत में पहले से गणराज्य। इसलिए एंशिएंट इंडिया पढ़ना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा कि हमारे पास गणराज्य था। हम गणराज्य, हम एक साथ लिच्छवी गणराज्य में 7000 लोगों के द्वारा शासित व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि एक ऐसा शासन जहां 7000 लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, था कि नहीं? एक बहुत अद्भुत व्यवस्था भारत में रही है। तो यहां आपको यह दिखाई देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर हम चलते हैं मौर्य काल पर। इससे पहले आ जाते हैं एक बार जो बुद्ध काल पर। ठीक है, जो वैदिक काल में जो 2 हिस्से, फिर आ जाते हैं बुद्ध काल। तो बुद्ध काल को ही हम इसमें एक साथ कर लें, बुद्ध काल या मौर्य काल भी। हाँ, इसी के बाद तो फिर अगर आप देखें तो वो मौर्यों का उत्कर्ष हुआ। 600 बीसी से 321 बीसी का समय, 600 बीसी से 321 बीसी का समय है। हम आमतौर पर तथ्य नहीं बताते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसलिए बता दे रहे हैं कि इतिहास का एक आपके दिमाग में फ्रेम बन जाए कि कौन सा समय कैसे क्या हुआ। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो प्रमुख समय है ये है बेसिकली बुद्ध काल का समय है। किसका समय है? 321 से ही शुरू होगा मौर्यों का समय। और अगर हम बात करें तो मौर्यों का समय अगर हम देखें, अलग ही कर लो, ये समय जो है वो बुद्ध काल का ही है। मौर्य काल का समय अगर हम देखें तो 321 बीसी से करो, 321 बीसी से अगर हम देखें तो 150 बीसी का जो समय है वो है मौर्य काल का। 185 बीसी का समय है मौर्य काल का, जिसमें पूरा आपको मौर्य काल दिखाई देगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, है ना? हाँ, और क्या? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ोगे? भद्रबाहु के साथ चला गया था दक्षिण भारत, इतना बड़ा अकाल पड़ा तो उसने कहा कि मैं अपने राज्य को अकाल से मरते नहीं देख सकता, इसलिए उसने जैन धर्म की दीक्षा
स्वीकार किया और भूखे प्यासे रहकर दक्षिण भारत में श्रावण बेलगोला में तपस्यारत होकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे राजा यहां रहे। इन्हीं के समय में अगर आप देखेंगे तो इसी में बीच में मौर्यों से पहले एक वंश है नंद वंश। नंद वंश में खूब तुम लोग कहानी सुने होगे, नंद वंश की कहानी। वहां उसमें एक शासक था महापद्मनंद, और उसके यहाँ एक और शासक हुआ धननंद या धनानंद। हाँ, जो भी है, धनानंद घनानंद जो भी है। तो ऐसा मानते हैं कि जो महापद्मनंद था वो बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन एक बार जो है उसी के ही राज्य में जो घनानंद था उसने अपमान कर दिया था चाणक्य का। और जब अपमान किया उसी समय चाणक्य ने अपनी चोटी बांधा और कहा जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक आऊंगा नहीं, चोटी नहीं खोलूंगा अपनी। तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, महानंदी तशुद्रा गर्भोदव अति लभो अति बलो पद्मनामः नंद, कि एक महाशक्तिशाली शासक है जो नंदों में, जिसने अपने समय में सबको जीत रखा था। ठीक है। और अगर आप देखें तो बाद में इसी नंद वंश के शासकों को हटाकर मौर्य स्थापित हुए। और कौन स्थापित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि जब चाणक्य जंगल में घूम रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ था, एक जगह बच्चों के साथ खेल रहा था, खेल जहां वो राजा के रूप में बना था। और यही बात चाणक्य को भा गई कि अभी से ही राजा बन रहा है। और फिर उसके बाद उसकी शिक्षा दीक्षा देकर उसे एक सत्ता को देने का कार्य करता है चाणक्य। ठीक है। तो ये हो गया मौर्य काल। फिर आते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का काल। अगर हम देखें तो ये समय क्या है? 200 जो बीसी से लेकर 300 ईस्वी का समय है। 200 बीसी से लेकर 300 ईस्वी मतलब ये ईस्वी तक जाएगा। ईस्वी का मतलब वही है ईसा मसीह के जन्म के बाद। एडी कर दो, नहीं समझ में आया एडी कर लो, एडी। और फिर आता है गुप्त काल। इसके बाद फिर क्या आता है? गुप्त काल। तो गुप्त काल में अगर हम देखें तो 319 एडी से लेकर 550 एडी का समय जो है वो गुप्त काल का है। हाँ, 319 से 550 एडी का समय जो है वो आपको गुप्त काल का दिखाई देगा। 319 से 550। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का काल, गुप्तोत्तर काल। और इसमें अगर हम देखें तो यहां हम देखते हैं 550 एडी से लेकर 750 तक। 550 से 750 एडी। और यहीं फिर हम देखते हैं सामंतवाद का काल शुरू हो जाता है। इसके बाद यही है 750 से शुरू हो जाता है। अभी हम एंशियंट पे बात हमने ये किया, ये पूरा फ्रेम हमने एंशियंट का बनाया है। प्राचीन भारत का हमने ये पूरा फ्रेम बना दिया है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक।
6 बातें हमने बताई इसमें, लगभग 6 क्या, अगर आप 8 है टोटल, 8 हैं, 8 हैं टोटल। पाषाण काल में जो 2 हिस्से कर दो तो 8 हो जाएंगे, है ना, एक विश्व के संदर्भ में, एक जो भारत के संदर्भ में। ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री होता क्या है? अभी मैंने बताया था, बताओ क्या होता है? ऐसा काल जिसको कहते हैं प्राग इतिहास, मतलब जो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 बीसी का कालखंड, इसे जानने समझने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और इसके लिए केवल हमारे पास एक ही अभिलेख है जिसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें कोई जीवाश्म मिल जाए, किसी की हड्डी मिल जाए, किसी का चमड़ा मिल जाए, किसी कुछ मिल जाए, क्योंकि हड्डियों में भी होता है कार्बन, कार्बन से ही हम समझते हैं, हम सब में कार्बन है, तो हम उससे समझ पाते हैं कि कितना कार्बन डेटिंग के आधार पे कितना समय पुराना ये है। इसके अलावा पत्थर के औजार मिल जाए, छुरा मिल जाए कोई पत्थर का, कोई फेंकने वाला कुछ मिल जाए, तो पत्थर के औजारों के माध्यम से। इसके अलावा कोई मिट्टी के बर्तन मिल जाए जिसमें वो लोग खाना खाते हैं, उससे भी हम लोग जानकारी निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी पुरानी मिट्टी के जो प्रयोग किए गए हैं। और फिर हड्डियां, इनके सहारे जो हम इतिहास को जानते हैं उसको क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास। क्लियर है? दूसरा आद्य इतिहास, आद्य इतिहास को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। लगभग 3000 जो बीसी से लेकर 600 बीसी का काल है, जिसको आद्य इतिहास के काल में हम रखते हैं। मतलब 3000 बीसी से अगर हम देखें तो 600 बीसी, मतलब बुद्ध के काल तक का जो समय है वह आद्य इतिहास में रखा जाएगा। इस कालखंड में हमें लिखित सामग्री तो मिल गई, लेकिन ये अभी तक हम पढ़ नहीं पाए अच्छे तरीके से, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटो, पढ़ नहीं पाए हैं। अतः इसे भी हमें पुरातत्व, मतलब जीवाश्म, पत्थर के औजार, मृदभांड और हड्डियों के माध्यम से इसका भी इतिहास देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, हर चीज मिल गया लेकिन अभी हम समझ नहीं पाए। इतिहास, इतिहास ऐसा कालखंड जो 600 बीसी के बाद के आगे का कालखंड है। इसमें हमारे पास जो लिखित इतिहास में मिलता है और हम इसे पढ़ भी सके, पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इतिहास। लिखित सामग्री मिलना जरूरी नहीं है, पढ़ा जाना भी जरूरी है। इतिहास वही कालखंड होता है। संस्कृति का क्या मतलब होता है? कोई बताए मुझे, संस्कृति मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अगर हम बात करें तो किसी देश विशेष का ऐसा जीवन शैली, या किसी देश या किसी विशेष स्थान की ऐसी जीवन शैली, रहन सहन, उसे हम संस्कृति कहते हैं। मतलब देश विशेष के लोगों के रहन सहन की शैली, जीवन शैली को हम संस्कृति कहते हैं। इसके तहत कला के रूप, कैसे उनके शौक हैं, कैसा उनका दर्शन है, कैसा उनका धर्म है, कैसा उनका साहित्य है, कैसे वो खाते पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनने में उनको शौक लगता है, आभूषण पहनते हैं क्या, रीति रिवाज क्या है, शादी विवाह, अंत्येष्टि के प्रकार, कैसे मृतकों को दफनाते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं एक दूसरे का। अच्छा, संस्कृति का निर्माण एक दिन में नहीं होता, कई 100 पीढ़ियां लग जाती हैं। मतलब इसका निर्माण विभिन्न पीढ़ियों के सामूहिक योगदान से होता है। कई पीढ़ियां मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसके लिए एक बड़ा लंबा कालखंड लगता है। बड़े लंबे कालखंड में संस्कृति बनती है। और अगर हम देखें, संस्कृति हमेशा सदैव रूप से चलती रहती है, विकसित होती रहती है।
इसलिए कभी संस्कृति का विनाश नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति का हिस्सा था सिंदूर लगाना। ये सिंधु घाटी सभ्यता से महिलाएं सिंदूर लगा रही हैं, आज तक लग रहा। उस समय मातृ देवी की पूजा होती थी, उस समय शिव की पूजा होती थी, तो ये संस्कृति का हिस्सा है कि नहीं? तो आज भी हम इसको अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। सभ्यता, जब संस्कृति अपने नगरीकरण या उसमें मानक चीजें आने लगती हैं, संस्कृति में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होने लगे, नगरीकरण होने लगे, व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा हो, उद्योग धंधे बहुत अच्छे चल रहे हों, तब उस अवस्था में जो विकास होता है, जो चीजें बढ़ती हैं, जो डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं सभ्यता। क्या कहते हैं? सभ्यता। मानव सभ्यता उसको कह सकता है जब वहां पर तकनीक का प्रयोग हो रहा हो, टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा हो, आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत हो गया हो, आंतरिक व्यापार होते हो, बाहरी व्यापार होते हो, नगरीकरण हो रहा हो, इसके अलावा मानव समृद्धि की अवस्था को प्राप्त हो, भौतिक जीवन, हर घर में एसी लगा हो, वो सारी व्यवस्थाएं लगी हों, तो उसे हम कहते हैं सभ्यता। नगरीकरण का आवश्यक हिस्सा होता है सभ्यता। मतलब अगर कहीं नगरीकरण होगा तो इसका मतलब वहां सभ्यता कोई जन्म ले रही है, सभ्यता का विकास हो रहा है। क्या क्लियर है? तो आज के लिए यहीं रुकिए, फिर हम मिलेंगे कल, और कल थोड़ा समय से आइए सभी लोग। एंशंट ही लेके आओ। हाँ, अभी केवल तुम RS सर मान लो।